Everyone, and I am back again to continue the chapter तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इस चैप्टर के बारे में हमने पिछली वर्कशीट में भी जाना था, जिसमें हमने डॉबर्नियर और न्यूलैंड के सिद्धांतों के बारे में पढ़ा था। अब हम एक सफल प्रयास की ओर चलेंगे। आज बात की जाएगी मेंडलीफ की। मेंडलीफ का प्रयास काफी हद तक सफल रहा था, क्योंकि इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के साथ साथ इन्होंने तत्वों के रासायनिक गुणधर्मों को भी कंसीडर किया था। एक क्राइटेरिया तत्वों को वर्गीकृत करने का रासायनिक गुणधर्म भी लिया था। इसलिए इनका टेबल काफी हद तक सफल रहा, अच्छा प्रयास था, और इनकी बनाई हुई सारणी को ही प्रथम सारणी माना जाता है। तो आइए चलते हैं, इनके बारे में जानते हैं और इन्होंने क्या नियम दिया, किस प्रकार से तत्वों को व्यवस्थित किया और अपनी सारणी किस प्रकार दी। आइए इस बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आवर्त सारणी के जन्मदाता मेंडलीफ के बारे में जानते हैं कि इनका जन्म जो है वो रूस के साइबेरिया के टोबोलस्क स्थान पर हुआ था, और जो इनके द्वारा प्रस्तावित तत्वों की व्यवस्था को मेंडलीफ की आवर्त सारणी कहा जाता है। यह रसायन में यानी केमिस्ट्री में एक ही सिद्धांत ऐसा था जो कि काफी हद तक सफल रहा, और इससे नए तत्वों की खोज को भी प्रेरणा मिली। तो आपको इनकी फैक्चुअल नॉलेज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि इनका प्रयास काफी सफल रहा था तो हमें एटलीस्ट इनके बारे में कुछ नॉलेज होनी चाहिए। अब चलते हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी की ओर। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अस्वीकार हो जाने के बाद भी कई वैज्ञानिकों ने इस दिशा में कार्य करना जारी रखा। उनके परमाणु द्रव्यमान के साथ तत्वों के गुणधर्मों के संबंध स्थापित करने की कोशिश की। तो तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय रूसी वैज्ञानिक डिमित्री इवानोविच मेंडलीफ को जाता है। आपको बेटा मेंडलीफ ही आप याद रख सकते हैं अपने माइंड में, और अगर आपको पूरा नाम लर्न हो सके तो वेल एंड गुड। अदरवाइज एग्जाम में यूजुअली क्वेश्चंस में भी मेंडलीफ लिखा होता है, और आप भी खाली मेंडलीफ भी लिखेंगे तो आपके कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होने वाले। तत्वों की आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में उनका योगदान रहा। उन्होंने अपनी सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। अब तक न्यूलैंड और डॉबर्नियर जो कर रहे थे वो सिर्फ द्रव्यमान ले रहे थे, परमाणु द्रव्यमान को कंसीडर कर रहे थे, उन्हीं के ही बढ़ते क्रम में लगा के और कोई ना कोई गुणधर्मों में संबंध स्थापित कर रहे थे। लेकिन ये इनका पहला एक ऐसा प्रयास रहा, एक कदम रहा जिसमें रासायनिक गुणधर्मों को जगह दी गई। इसलिए ये काफी सारे तत्वों को वर्गीकृत करने में, व्यवस्थित करने में सफल रहे। ठीक है, अब इन्होंने क्या क्राइटेरियाज लिए और क्या नियम दिए, ये जानते हैं। मेंडलीफ ने अपना कार्य 63 तत्वों के साथ आरंभ किया। उन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के बीच में संबंधों का अध्ययन किया। यहाँ आप देखेंगे आपकी वर्कशीट में क्वेश्चन नंबर 5 भी है कि सॉरी नॉट क्वेश्चन नंबर 5, ये मेंडलीव द्वारा अपनी आवर्त सारणी के लिए तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया। तो आप यहाँ पर इस पॉइंट को ले सकते हैं कि उन्होंने परमाणु द्रव्यमान और भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के संबंधों का अध्ययन किया। अब आगे वाला पॉइंट देखते हैं। रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत, रासायनिक गुणधर्मों की तो कोई लिमिट ही नहीं है, तत्व कितने ही गुणधर्म शो करते हैं, लेकिन उन्होंने कौन से लिए, तत्वों के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिक। मान लीजिए कि हम आर एक प्रतीक ले रहे हैं, किसी तत्व को हम आर बोल रहे हैं या एक्स बोल रहे हैं, ठीक है। अब उनका ऑक्सीजन के साथ जो जो ऑक्सीजन के साथ जो यौगिक बनेगा उसका सूत्र क्या होगा, और उनका हाइड्रोजन के साथ जो यौगिक बनेगा उसका सूत्र क्या होगा। क्या वो R2O बना रहा है या RO बना रहा है या RO2 बना रहा है, ये किस तरह का सूत्र होगा, क्योंकि ये सूत्र बनना किस पर आधारित है, रासायनिक गुणधर्मों पर। आप 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं संयोजकता के बारे में। तो उसमें आपने पढ़ा था ना कि कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई अगर तत्व दूसरे को कितने दे रहा है। मान लीजिए RO का मतलब है कि दोनों एक दूसरे को बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, है ना, या बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं। लेकिन RO2 का मतलब है कि R ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं और O ने यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन दिया है। ये आपको ध्यान आ रहा होगा जिस तरह से हम यौगिकों के सूत्र लिखते थे।
तो ये उनके रासायनिक गुणधर्मों पर ही आधारित होते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन से संबंधित हैं। तो मेंडलीफ ने ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ ही गुणधर्मों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। अब अगला पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ बनने वाले यौगिकों का चुनाव क्यों किया, सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, क्योंकि ये अत्यंत सक्रिय हैं और अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। बहुत सारे तत्व, जैसे उन्होंने 63 से शुरुआत की, तो 63 में से आप ये लगा लीजिए कि मोर देन 50 ऐसे होंगे जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ किसी ना किसी यौगिक के रूप में पाए ही जाते होंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन काफी सक्रिय हैं। हाँ जी, अगला पॉइंट है तत्व से बनने वाले हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्रों को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना गया। ठीक है, यानी कि वही जैसे हमने कहा था कि ऑक्सीजन के साथ कैसा सूत्र है और हाइड्रोजन के साथ कैसा यौगिक, उसका सूत्र क्या है। समान गुण धर्मों वाले तत्वों को एक साथ रखने पर उन्होंने यह पाया कि अधिकतर तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान मिल गया और वे अपने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में व्यवस्थित हो गए। यानी मुख्य रूप से इनका मापदंड भी परमाणु द्रव्यमान ही था और इन्होंने भी उसे बढ़ते क्रम में ही लगाया तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के। मान लीजिए इसका द्रव्यमान 1 यूनिट है तो ये बढ़ते बढ़ते आगे जैसे जैसे सारणी में जाएगा द्रव्यमान बढ़ता जाएगा। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ऑक्साइड और हाइड्राइड के सूत्रों को भी जगह दी। ठीक है, और उन्होंने पाया कि बहुत सारे परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में लगाए और ये इनके सूत्रों के हिसाब से भी वो जिस जगह पे उन्हें वो फिट करना चाहते थे, जहां उनको लग रहा था कि इसकी जगह है, वहां वही सूत्र आ भी रहा था। अभी इनकी सारणी को भी देखेंगे और इस चीज को और थोड़ा डिटेल में समझेंगे। यह भी देखा गया कि समान भौतिक और रासायनिक गुण धर्म वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आ जाते हैं। जैसे न्यूलैंड का अष्टक नियम था ना, कि हर 8वें की प्रॉपर्टीज पहले वाले से मैच कर रही हैं, तो यानी कि हर 8वें के बाद ये गुण धर्म अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। तो ऐसा ही इनके वाले टेबल में भी देखा गया कि कुछ निश्चित अंतराल के बाद, फिक्स इंटरवल के बाद गुणधर्म जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, इसी आधार पर मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई जिसका सिद्धांत है कि तत्वों के गुण धर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। तो यहाँ बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये चीज तो आप बिल्कुल अच्छे से इसको, सॉरी, ये कि परमाणु तत्वों के गुण धर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाई उनका सिद्धांत क्या है। ये सिद्धांत 1 मार्क के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ, ऊर्ध्व स्तंभ मतलब ये जो आप नीचे देख रहे हैं ना वर्टिकल लाइंस, इन्हें बोला गया ग्रुप या समूह। और ये जो क्षैतिज लाइनें देख रहे हैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस, इन्हें बोला जाता है पीरियड या आवर्त। तो यहाँ जैसे अब 5वां क्वेश्चन है आपकी इसमें कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ, ऊर्ध्व स्तंभ को क्या बोला गया, ग्रुप या समूह, और क्षैतिज पंक्तियों को क्या बोला गया, पीरियड या आवर्त। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी आपके सामने है कि ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित क्यों किया, क्योंकि ये अत्यंत सक्रिय हैं और अधिकांश तत्वों के साथ अपने यौगिक बनाते हैं। तीसरा मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि क्या मापदंड अपनाया था उन्होंने। उन्होंने मापदंड अपनाया कि परमाणु द्रव्यमान और उनके रासायनिक गुणधर्मों के संबंधों का अध्ययन किया और इन्हीं को ही उन्होंने केंद्र में रखा, इन दोनों बातों को। और ये रासायनिक गुणधर्मों में भी क्या था, उनके हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्र। तो आप कह सकते हैं परमाणु द्रव्यमान, हाइड्राइड और ऑक्साइड, तत्वों के हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्रों को मापदंड बनाया। मेंडलीव द्वारा निर्मित आवर्त सारणी नियम के आधार क्या हैं, तो इनके आधार भी यही हैं कि परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में और हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्र को। फाइन। अब हमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है कि इनकी सारणी का उपयोग करते हुए ये जो आपको दिए हुए हैं के मतलब पोटेशियम, सी किसका प्रतीक है, कार्बन, एल है एल्यूमिनियम, एसआई है सिलिकॉन और बी है बेरियम, इनके हमें
ऑक्साइड सूत्र का अनुमान लगाना है इनकी सारणी को देखते हुए। अगर हम अपनी वर्कशीट में देखें तो ये बहुत छोटी सी पिक्चर है एंड इट इज़ नॉट क्लियर, तो मैं आपको इसकी एक क्लियर पिक्चर दिखाती हूँ। और वहाँ पर जैसा सूत्र मैंडलीफ ने अपनी सारणी में, जैसे यहाँ पर ना ये सूत्र लिखे हुए हैं इन्होंने, तो इसको हम थोड़ा सा एनलार्ज व्यू में देखेंगे। ये आपके सामने मैंडलीफ की आवर्त सारणी है और यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो ये देखिए ग्रुप लिखे हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। दिख रहे हैं आपको कितने इनके समूह हैं, कितने ग्रुप हैं? 8। और इसी प्रकार पीरियड्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने शुरू किया, देखिए R2O RH, यानी जो पहले ग्रुप वाले हैं, पहले समूह वाले हैं, उन सब के, चाहे वो H हाइड्रोजन है, चाहे लिथियम है, चाहे पोटेशियम है, चाहे ये रुबीडियम है, ये सीजियम है, जो भी हैं इस फर्स्ट ग्रुप के, ये जो फर्स्ट ग्रुप वाले हैं, इन सब के ऑक्साइड का फॉर्मूला R2O, यानी कि अगर R का मतलब है उस तत्व का प्रतीक, अगर हाइड्रोजन है तो H2O, और आपको पता है ये जल का सूत्र होता है H2O। इसी प्रकार लिथियम का बनेगा तो L2O बनेगा, इसी प्रकार पोटेशियम का बनेगा तो K2O बनेगा। और आप जानते हैं ये बनाते भी ऐसे ही हैं, ये बात काफी सटीक साबित हो रही थी। अब अगर हम सेकेंड ग्रुप की बात, इसकी हाइड्रोइड की बात करें तो H का H के साथ वही H2 बन जाएगा। अगर लिथियम का हाइड्रोजन के साथ बनाएं तो LiH बनेगा। K यानी पोटेशियम का बनाएं तो KH बनेगा। यानी इनके जो ये जितने तत्व एक ग्रुप के हैं, इनके ऑक्साइड और हाइड्राइड के जो सूत्र हैं वो एक ही जनरल फॉर्मूला फॉलो करेंगे। अब यहाँ पर हम एक और ले लेते हैं। मान लीजिए थर्ड ग्रुप है, थर्ड ग्रुप में जितने भी हैं यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको, बी मतलब बोरॉन, एल मतलब एल्यूमिनियम। आगे वाले चलो इतना हमारे जो कोर्स में हमें जितने मेमोराइज करने हैं वो अप टू 20 तक करने हैं। मुझे लगता है सभी टीचर्स ने 1 to 20 तक के एटॉमिक नंबर्स तक आप सबको लर्न करने के लिए ज़रूर बोला होगा, और आपको होने भी चाहिए कि एटॉमिक नंबर 1 किसका है और 20 किसका है। यहाँ तक आपको इनकी पूरी ऑर्डरिंग पता होनी चाहिए। तो बी बोरॉन है, अगर अपना बोरॉन ऑक्साइड बनाएगा तो B2O3, यानी कि ये वाला जनरल फॉर्मूला फॉलो करेगा। और अगर अपना हाइड्राइड बनाएगा तो बी, ये RH3 के अनुसार BH3 बनाएगा। फाइन। ऐसे ही जब एल्यूमिनियम बनाएगा तो Al2O3 बनाएगा, और अगर अपना हाइड्राइड बनाएगा तो AlH3 बनाएगा। ठीक है। ये उन्होंने जनरल फॉर्मूले दिए और परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में इनको लगाया हुआ है। अब हमें अपनी वर्कशीट के हिसाब से किसका ऑक्साइड चाहिए था? हमें के का चाहिए था, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है के का चाहिए, और हमें बेरियम का चाहिए। अब यहाँ पर हमें बेरियम ढूंढना है, ये रहा बेरियम। और कौन सा था, चलिए पहले इनके देख लेते हैं। एक सिलिकॉन भी था सिलिकॉन, यस। अब यहीं से देखते हैं, बाकी जो 5 पूछे गए हैं आप 2 के अपने आप बनाना, मैं यहाँ आपको इन 3 के बनाने बताती हूँ कैसे करना है। तो के जो है ये फर्स्ट ग्रुप का है, फर्स्ट ग्रुप के हिसाब से इसका ऑक्साइड होगा R2O, तो यानी ये बनेगा K2O। फाइन। ये बेरियम जो है ये दूसरे ग्रुप का है, तो इसका है RO के हिसाब से BaO। सिमिलरली ये सिलिकॉन जो है ये 14th ग्रुप, फोर्थ ग्रुप का है, और इसके ऑक्साइड का जनरल फॉर्मूला है RO2, तो ये बनेगा SiO2। अब वर्कशीट में जो बाकी दोनों हैं वो आप खुद करिएगा। मुझे लग रहा है अब आपको काफ़ी आसान लग रहा होगा कि हमें इनके ऑक्साइड के सूत्र कैसे लिखने हैं। तो बेटा कोशिश किया करिए कि आप समझिए टॉपिक को। ये पूरी टेबल आपको लर्न नहीं करनी है, ये कुछ भी लर्न नहीं करना है। दिस ऑल विल बी गिवन टू यू, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये कुछ भी आपको लर्न नहीं करना है। ठीक है। बस हाँ, 9th क्लास का जो चैप्टर नंबर 4 था, क्लास 9 एंड लेसन 4, मैं बार बार अपने वीडियोस में आपको यही सजेशन दे रही हूँ कि आप इस चैप्टर को प्लीज़ गो थ्रू करिए, रिवाइज करिए, तभी आप इस चैप्टर को आगे जो कंसेप्ट आने हैं वो भी तभी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर वर्कशीट। ये हमारी वर्कशीट हमारे सामने है अब, और मुझे लगता है ये काफ़ी हद तक आपको समझ आ गई होगी। और वन थिंग आई वांट टू से, कि इतने लंबे लंबे जो ये चीज़ें होती हैं ना सेंटेंसेस, बच्चे इन्हें देख के घबरा जाते हैं, घबरा जाते हो ना, लगता है इतना सारा लर्न करना पड़ेगा। तो बेटा पढ़ने का एक अच्छा तरीका होता है कि आप उसमें से की पॉइंट ढूंढिए। अब की पॉइंट क्या है? परमाणु द्रव्यमान और भौतिक रासायनिक गुणधर्म। ठीक है। उसके बाद कितने तत्वों तक किया उन्होंने? फिर 63। अच्छा,
किन तत्वों के जो रासायनिक यौगिक हैं किस पर ध्यान दिया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पर। क्यों ध्यान दिया, अत्यंत सक्रिय, ठीक है। और उसके अलावा आप कर सकते हैं इसमें की पॉइंट्स बनाने के लिए कि परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया, ठीक है। अब आ जाएगा, हाँ, ये जो मैंने आपको अभी बॉक्स में भी कराया था कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। ऊर्ध्व स्तंभ यानी कि खड़ी हुई लाइनें, इनको बोला जाता है ग्रुप, और ये जो लेटी हुई या हॉरिजॉन्टल वाली लाइंस है इन्हें पीरियड या आवर्त बोला जाता है, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे। सो इतना सा ही चीज है जो आपको लर्न करनी है, और उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये लर्न करना कि इनका सिद्धांत क्या है। तो दिस इज हाउ आपके की पॉइंट्स बन जाते हैं। आप किसी भी बुक से पढ़िए, एनसीईआरटी से करिए, सपोर्ट मटेरियल से करिए, या एनी अदर बुक विच एवर यू फॉलो, आप हमेशा की पॉइंट्स हाथ में पेंसिल रखिए। की पॉइंट्स कुछ लिखना है तो लिख लिया छोटा छोटा साइड में, और अदरवाइज अंडरलाइन कर लिया। दिस इज द बेस्ट मेथड जब आपको थोड़ा थ्योरेटिकल कंसेप्ट को पढ़ना होता है, उन्हें लर्न रखना होता है, उन्हें माइंड में रखना होता है, तो ये बेस्ट मेथड रहता है। अपने की पॉइंट्स बनाइए, फाइन। और अभी हम जब इनके वो आएंगे ना आगे, जब इनके क्वेश्चन जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आएंगे, तो मैं आपको तब ये बताऊंगी कि उनके आंसर्स लिखने कैसे हैं और शॉर्ट में, जिससे हमारे ब्रेन पर बिल्कुल स्ट्रेस ना पड़े। फाइन। तो स्ट्रेस फ्री होकर के पढ़ना है और अपनी लर्निंग करनी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज। अभी हमने मैंडलीव का जाना, अगली वर्कशीट में भी हम मैंडलीव के बारे में ही और कंटिन्यू करेंगे कि इनके जो ये सारणी थी उसमें क्या इनकी अचीवमेंट्स रही, क्या योगदान रहा और क्या कमियां रही। तो अगली वर्कशीट में इसके बारे में जानेंगे। तब तक अपना चैप्टर 9th वाला भी रिवाइज करो और ये वर्कशीट भी, ठीक है। गुड बाय, बाय बाय।